में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 7 कणों के निकाय की गति तथा घूर्णी गति। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। कणों के निकाय की गति पढ़ेंगे और घूर्णी गति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा एक विमीय गति में, द्विविमीय गति में जो हमने देखा, तो उसमें एक पार्टिकल के बारे में हमने एक पार्टिकल की गति का अध्ययन किया। हमने एक पार्टिकल मान करके एक विमीय द्विमीय गतियों का अध्ययन किया। उसमें हमने देखा कि एक पार्टिकल का विस्थापन हमने निकाला, एक कण का, उसका हमने वेग निकाला, उसका त्वरण हमने निकाला। तो वहां पर बात होती थी पार्टिकल की एक विमीय और द्विविमीय गति में। अब चूंकि पार्टिकल एक कण का साइज इतना छोटा होता है कि इसके त्रिज्या की हम कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, इसके रेडियस की हम कल्पना नहीं कर सकते, ये इतना छोटा पॉइंट होता है। तो इसलिए हम यहां पर कणों की गति नहीं देखेंगे। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कणों के निकाय की गति, है ना, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। यहां पर कणों के निकाय की गति देखेंगे। क्योंकि एक कण का कोई रेडियस है नहीं, त्रिज्या है नहीं, तो एक कण के आधार पर हम घूर्णी गति का अध्ययन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कणों का निकाय देखना होगा, कणों का समूह हमें देखना होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे कणों के निकाय की। तो घूर्णी गति किससे संबंधित है? घूर्णी गति संबंधित है कणों के निकाय से। ठीक है, कणों के निकाय से घूर्णी गति को संबंधित है कणों के निकाय से। और ये कणों का निकाय जो है ना, ये जो कणों का निकाय है इसको हम बोलते हैं पिंड। ठीक है, पिंड, जिसको हम बॉडी भी कहते हैं। ठीक, जिसको हम कहते हैं बॉडी। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कणों के निकाय की गति, जिसको हम पिंड कहते हैं। कणों के निकाय न बोल करके इसको हम पिंड भी बोल सकते हैं, जिसको हम बॉडी कहते हैं। और ये बॉडी कैसे रहेंगे? हम घूर्णी गति इस लेशन में हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स का बारे में देखेंगे, जितने भी वस्तुएं होंगी वे सब कैसी होंगी? वे सब ठोस होंगी, दृढ़ होंगी, जिसको हम बोलेंगे रिजिड, है ना, जिसको हम बोलेंगे रिजिड। ठीक, तो बात इतनी समझ आई। घूर्णी गति में क्या? कणों का निकाय, कणों के निकाय की गति से संबंधित गति को हम घूर्णी गति कहेंगे। और ये कणों के निकाय को हम बोलेंगे पिंड। और ये पिंड कैसे होंगे? ठोस होंगे। ठीक, एक्चुअल में कोई पिंड ठोस नहीं होता। ठीक है, एक्चुअल में कोई भी पिंड ठोस नहीं होता, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी पिंड एक्चुअल में ठोस नहीं है। आइडियली कोई भी ठोस नहीं है। हम उसको पीटें तो टूट सकता है। ठीक है, टूट सकता है, बिखर सकता है। लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं प्रयोग के तौर पर कि कोई छड़ हमने ले लिया, ठीक है, कोई स्टिक हमने ले ली, तो ऐसे चीज़ों को हम मान लेते हैं। हमने गोला ले लिया, है ना, तो मान सकते हैं कि ये ठोस है। ठीक है, तो हम बात करते हैं दृढ़ पिंडों की। ठीक, रिजिड बॉडी की। दृढ़ पिंड हम कहेंगे किसे? दृढ़ पिंड हम किसे कहेंगे? मीन्स रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। तो दृढ़ पिंड हम किसे कहेंगे? वे पिंड। ठीक है, वे पिंड दृढ़ पिंड कहलाएंगे जिन पर हम बल लगाएं और बल लगाने से उनके आकार या आयतन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये दृढ़ पिंड है, ये कोई दृढ़ पिंड है, इस पर हम बल लगाएं। ठीक है, इस पर हम बल लगाएं, ऐसे इस पर हम बल लगाएं, या तो इस तरफ से फोर्स लगाएं या फिर ऐसे फोर्स लगाएं। ठीक है, तो फोर्स लगाने पे क्या हो रहा है? बाह्य बल लगाने से इनका आकार और आयतन नहीं बदल रहा है। ठीक, ऐसे पिंड कहलाते हैं ठोस पिंड। और दूसरी विशेषता ये होती है ठोस पिंडों की कि इनमें किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की दूरी कभी भी परिवर्तित नहीं होती। ठीक है ना, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा वह हमेशा उतना ही बना रहेगा बाह्य बल लगाने पर भी। क्योंकि जब हम इस पर बाह्य बल लगा रहे होते हैं तो ये इंटरनली अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगाती है ना, आंतरिक बल लगाती है विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, हमारे बल के विपरीत, जिससे कि इनके दो कणों के बीच की दूरी जो है नियत रहती है। ठीक, उसी तरह हम देखें, जैसे ये पिंड है, ये कोई वस्तु है। ठीक, अब इस वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? ये क्या रिजिड है? ये ठोस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको बल लगाने पर हम इसको मोड़ सकते हैं, ऐसे इसको अपन खींच भी सकते हैं, है ना, इसको अपन खींच सकते हैं ऐसे स्प्रिंग की तरह, हल्का इसमें खिंचाव हम देख सकते हैं। तो इसमें दो कणों के बीच की दूरी क्या है? जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, इस मास्क में हम देखें, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है। ठीक है, अब इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया, तो इन पॉइंट के बीच की दूरी को हम क्या कर सकते हैं? फिक्स नहीं कर सकते ना, ये ऐसे बढ़ जाएगा। इसको ऐसे मोल्ड भी कर सकते हैं, ये एक दो पॉइंट दूसरे पर चिपक सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और पास ला सकते हैं, थोड़ा और दूर ले जा सकते हैं। मीन्स ये रिजिड नहीं है, ये ठोस नहीं है, है ना।
जिसके आकार को हम बदल सकें, जिसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित कर सकें, तो ऐसे पिंड ठोस नहीं होंगे। ठीक है, ठोस क्या है? वे पिंड जिनके बीच की दूरी बिल्कुल फिक्स होती है ना। तो लिख सकते हैं जिनके बीच की दूरी, जिनमें दो कणों के बीच की दूरी, दो कणों के बीच की दूरी क्या हो? फिक्स हो। ठीक है, दो कणों के बीच की दूरी फिक्स हो, ऐसे पिंड को हम कहते हैं दृढ़ पिंड। और उनका आकार आयतन नहीं बदले, और आकार नहीं बदलना चाहिए, और बल लगाने पर आकार या आयतन में परिवर्तन ना हो, आकार या आयतन में परिवर्तन ना हो। ठीक है, ऐसे बॉडीज को हम कहेंगे दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी। ठीक, जैसे हम ठीक है, और एक मान लेते हैं ये वस्तु है जहां पर दो पॉइंट हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक, अब इस पर हम बल लगाएं, बल लगाने पर क्या हो? इन दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी इतनी ही बनी रहे। जैसे कि एक मार्कर है, ठीक, एक पॉइंट इसका यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट इसका यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को अपन चेंज नहीं कर सकते बल लगाने पर भी, है ना। ये कहलाते हैं रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड। और इस लेसन में हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, जितने भी बॉडीज देखेंगे, वे सब रिजिड होंगी, ठोस होंगी। ठीक है ना। तो अब इसके बाद आता है मोशन, है ना। हम गति देखेंगे, दृढ़ पिंडों की गतियां। तो दृढ़ पिंडों की पहली गति है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, दृढ़ पिंडों की पहली गति है दृढ़ पिंडों की स्थानांतरी गति। ठीक, पहली गति है स्थानांतरी गति, स्थानांतरीय गति, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन है क्या? स्थानांतरी गति। मीन्स अब देखो, बात होगी केवल दृढ़ पिंड की। ठीक है, चाहे हम स्थानांतरी गति देखें, चाहे घूर्णी गति देखें, है ना। तो स्थानांतरी गति, ट्रांसलेशन मोशन, इसमें जो दृढ़ पिंड होगी, जो ठोस वस्तु होगी, वह स्थानांतरी गति करेगी। मीन्स वह जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी तो उसके जितने भी अवयवी कण हैं, उसके जितने भी पार्टिकल हैं, वे सब एक समान वेग से चलती चलेंगी। जैसे हम देख लें क्या, एक जैसे नत समतल बना लें। ठीक, इसके लिए एक ऐसे नत समतल बना लें, ऐसे। ठीक है, इस नत समतल पर हम क्या करें, जैसे डस्टर हो गया। ठीक है, इस डस्टर को अपन क्या करें, ऐसे यहाँ पे रख दें, इस डस्टर को यहाँ पे ऐसे रख दें, तो ये डस्टर क्या होगा, आगे नत समतल है तो आगे ये बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो इसके पूरे पॉइंट्स, ठीक है, इसका ये पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं इसके, वे सब क्या करेंगे, एक समान वेग से आगे गति करेंगे ना। ठीक है, नत समतल पर हमने क्या रख दिया, कोई डस्टर आयताकार वस्तु हमने रख दी। ठीक है, तो घन आप कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या होगा, नत समतल पर जैसे आगे खिसकेगी ये, तो इसके जो कण हैं, जैसे ये कण, इसके जितने भी अवयवी कण हैं, वह सब यूनिफॉर्म मोशन से आगे बढ़ेंगी, है ना, एक समान गति से आगे बढ़ेंगी, और इसका विस्थापन भी एक समान होगा। ठीक है, अवयवी कणों का विस्थापन और वेग एक समान होगा। जैसे कि ट्रेन के बोगी की गति देख सकते हैं, एक कार देख लो। ठीक है, हम ऐसे एक कार बना लेते हैं। ठीक, ऐसे कार बना लेते हैं, तो कार में यहाँ पे हेडलाइट्स लगी है, तो ये हेडलाइट का वेग, और यहाँ पर एक हमने कोई पॉइंट मान लिया जहाँ पर कोई कण है, यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया हमने जहाँ पर कोई कण है, तो इनका वेग जो है क्या होगा, एक समान होगा। ये एक समान वेग से आगे चलती चलेंगी, इसको हम बोलते हैं स्थानांतरी गति। ठीक है, तो इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, जब कोई दृढ़ पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस प्रकार की गति करता है कि उसके सभी अवयवी कण, है ना, उसके सभी अवयवी कण का विस्थापन और वेग एक समान हो, तो इस गति को अपन कहते हैं स्थानांतरी गति, ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, अब दूसरी गति जो है वह है घूर्णी गति। ठीक, वह है घूर्णी गति। दूसरा अपन देखें तो वह है
घूर्णी गति। दूसरा देखें घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन जिसको बोलते हैं, घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन, ONAL, रोटेशनल मोशन, घूर्णी गति। तो घूर्णी गति में क्या होता है, घूर्णी गति में जो पिंड होती है ना, अब बात करेंगे पिंड की, तो घूर्णी गति में पिंड अपने एक्सिस के अराउंड, ठीक है ना, उसमें एक अक्ष होता है, अपने एक्सिस के अराउंड क्या करती है, वो घूर्णन करती है। इस प्रकार की गति को हम घूर्णी गति कहते हैं। जब कोई दृढ़ पिंड अपने अक्ष के परितः बल या बलयुग्म लगाने से वह घूर्णन गति करती है, तो उसकी इस गति को घूर्णी गति या रोटेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन के लिए अपन जैसे अब क्या करें, इस नत समतल पर ऐसे, ठीक, इस नत समतल पर अपन क्या करें, बॉल रख दें, ठीक है, बॉल रख दें या कोई गोलाकार वस्तु है, ठीक है, उसको रख दें, तो वह क्या करेगी, वह गोलाकार वस्तु आगे चलने लगेगी। और आगे कैसे चलेगी, वो ऐसे रोटेट करते हुए, ठीक है ना, बॉल तो आगे जाएगी, साथ में वह रोटेट भी करने लगेगी, है ना, ऐसे घूमते हुए आगे जाएगी। जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक उसी प्रकार ये बॉल भी आगे भी बढ़ेगी और अपने आप में भी ऐसे घूमती रहेगी। कब तक, जब तक वह नीचे पहुंच ना जाए। तो घूर्णी गति में होता क्या है, एक एक्सिस होता है, ठीक। अब इस एक्सिस के अराउंड, ये एक्सिस हमने फिक्स कर दिया, इस एक्सिस के अराउंड कोई भी पार्टिकल, है ना, कोई भी पार्टिकल, हमने एक बड़ा सा पार्टिकल ऐसे ले लिया, तो ये क्या करेगी, ये पार्टिकल जो है ऐसे सर्कुलर, ऐसे घूर्णन गति करने लगेगी। जैसे हमने एक फिक्स कर लिया, जैसे आप देखते हैं पंखों की गति जो होती है, पंखों के ब्लेड की गति, तो पंखे में क्या होता है, एक एक्सिस फिक्स होता है और उसके अराउंड, है ना, उसके अराउंड क्या होता है, वो पंखों के ब्लेड जो है गति करती हैं, तो उसकी इस प्रकार की गति को अपन कहते हैं घूर्णी गति। ठीक है, अब देखो घूर्णी गति, बात समझ आई ना। और यहाँ पे जो बात हम स्थानांतरित गति किए थे, तो ये जो कण हैं वे सब क्या करते हैं, स्थानांतरित गति करते हैं, है ना, लेकिन जो इसके पहिए होते हैं वह स्थानांतरित गति तो करते हैं, क्योंकि पहिए क्या होते हैं, खुद में घूम रहे होते हैं और आगे भी बढ़ रहे होते हैं, तो स्थानांतरित गति तो करते हैं, इसके साथ साथ ये घूर्णी गति भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने एक्सिस के अराउंड भी घूम रहे होते हैं, है ना। पहिए पर क्या होता है, एक अक्ष होता है और उस अक्ष के परितः वो पहिया घूम रहा होता है, तो इसको अपन कहते हैं, इसको स्थानांतरित गति के साथ साथ इसमें घूर्णी गति भी होती है। तो अपन जब मोशन ऑफ व्हीकल देखते हैं, है ना, मोशन ऑफ व्हीकल देखते हैं, किसी गाड़ी की जब गति देखते हैं, तो क्या होता है उसमें, मोटर वाहन की गति में उसके पहिए जो होते हैं वह स्थानांतरित गति के साथ साथ घूर्णी गति भी कर रहे होते हैं, है ना। तो घूर्णी गति समझ आई, कोई भी वस्तु जो है अपने एक्सिस के अराउंड जब गति करने लगे तो वह क्या कहलाती है, घूर्णी गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है और अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही है, तो वह क्या कर रही है, स्थानांतरित गति के साथ साथ घूर्णी गति भी कर रही है। ठीक है ना। इसके लिए जैसे अपन क्या करें, एक बॉल भी ले सकते हैं, ठीक है, वृत्ताकार, और उसको एक किसी भी पॉइंट पर फिक्स कर दें। जैसे अपन देखें पंखों का जो ब्लेड है ना, ये पंखा हो गया, पंखे का ब्लेड हो गया, ये इसको अपन क्या कर दें, यहाँ से फिक्स कर दें या इस पॉइंट पर इसको फिक्स कर दें। ठीक, तो ऐसे गति करने लगेगी, गति करेगी ना, ये गति करते हुए कहाँ पहुँच जाएगी, ऐसे यहाँ पर, कुछ टाइम बाद गति करते हुए पहुँच जाएगी यहाँ पर, कुछ टाइम बाद पहुँच जाएगी यहाँ पर, ठीक है, कुछ टाइम बाद पहुँच जाएगी ऐसे, तो ये ऐसे गति होगी। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं कि जो पिंड है, जो घूर्णी गति हो रही है, तो ये पिंड की घूर्णी गति हो रही है ना। और जितने भी इसके पार्टिकल होते हैं, घूर्णी गति कर रहे पिंड के जितने भी पार्टिकल होते हैं, जो कि पिंड है बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो इसके जितने भी कण हैं, जितने भी कण होते हैं, है ना, इस पंखे के ब्लेड के, मतलब जो भी पिंड घूर्णी गति कर रही होती है, उसके जितने पार्टिकल होते हैं वे कण करते हैं वृत्तीय गति, है ना। जितने भी पार्टिकल होते हैं वह सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, वह सर्कुलर पाथ पर चल रहे होते हैं, वृत्तीय पाथ पर चल रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ आई ना, वह वृत्तीय पाथ पर चल रहे होते हैं। जैसे देख लो यहाँ पर हम क्या करें, इस ब्लेड को फिक्स कर दें, है ना, इसको, इस पंखे के ब्लेड को हमने फिक्स कर दिया
और ये कुछ टाइम बाद यहाँ पहुँच गई गति करती हुई। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट था तो वह गति करता हुआ यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर कोई पॉइंट था वह ऐसे पहुँच गया, यहाँ पर कोई पॉइंट था वह ऐसे पहुँच गया, यहाँ पर कोई पॉइंट था वह ऐसे पहुँच गया। ठीक है ना, ये पॉइंट क्या कर रही हैं। अब इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को अपन क्या करें, इस पॉइंट को अपन फिक्स कर दें। ठीक है, एक जब पंखे का ब्लेड चल रहा हो, जब घूर्णी गति कर रहा हो, तो उस पर एक ऐसे पॉइंट अपन और नोट कर दें। तो वह पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को देखें तो ऐसे ये पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट भी ऐसे सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति कर रहा है, ये पॉइंट भी ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पॉइंट भी ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो इसके जितने भी कण होते हैं वे सब सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। लेकिन जब इस कणों का हम निकाय देखते हैं, जब हम इस पिंड को देखते हैं, पंखे की ब्लेड को, तो पंखे का ब्लेड घूर्णी गति कर रहा होता है ना। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है कि वृत्तीय गति और घूर्णी गति दोनों एक हैं, बिल्कुल अलग हैं। वृत्तीय गति कौन करता है, एक कण करता है, ठीक है। लेकिन जब कणों का निकाय एक सिस्टम होता है, पिंड होता है, जो कि अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम रहा होता है, घूर्णन कर रहा होता है, तो उसको घूर्णी गति कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट की त्रिज्या तो होती नहीं ना, इसका कोई साइज होता है, तो इस पॉइंट को अपन कंसीडर करते हैं कि वृत्तीय गति कर रही है। लेकिन जब कणों का निकाय जो है, पिंड है, वह वृत्तीय गति नहीं, वह रोटेशनल मोशन कर रहा होता है, घूर्णी गति कर रहा होता है। ठीक है, तीसरे प्रकार की गति दी गई है आपकी इसमें, तीसरे प्रकार की गति दी गई है, वह है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तीसरे प्रकार की गति है वह सामान्य गति। ठीक है, वह सामान्य गति, जनरल मोशन, सामान्य गति। जनरल मोशन। ठीक है, तो जनरल मोशन अपन किसे कहेंगे, सामान्य गति, जिसमें स्थानांतरित गति के साथ साथ घूर्णी गति भी हो। मतलब वह दृढ़ पिंड जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा भी रही हो और किसी एक्सिस के अराउंड वह घूर्णन गति भी कर रही हो। तो ऐसा हम कहाँ देख सकते हैं, पहिए की गति। ठीक है, साइकिल चल रहा है उसके पहिए की गति, मोटर वाहन चल रही, मोटर गाड़ी चल रही उसके पहिए की गति, कार चल रही उसके पहिए की गति, रेल चल रही उसके पहिए की गति। तो उनके पहियों की जो गति होती है ना, वह कहलाती है सामान्य गति। तो सामान्य गति में क्या होता है, जनरल मोशन में, इसमें स्थानांतरित गति भी होता है, स्थानांतरित गति, स्थानांतरित प्लस घूर्णी दोनों होते हैं, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। ठीक है, दोनों प्रकार की गतियां मिलकर के इस सामान्य गति बनाती हैं, जनरल मोशन बनाती हैं। ठीक है, अब देखो, जब हम वहां पे बात कर रहे थे एक विमीय द्विमीय गतियों में, तो हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते थे, है ना। हमने देखा था परवलयाकार गति। तो यहां से जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, जिसको हम प्रक्षेप कहते हैं, तो इसको बिंदु वस्तु मान लेते हैं, जैसे परवलयाकार गति करती हुई चली जाती है। ठीक, कोई वस्तु है जिसका हम विस्थापन निकालते हैं, वेग निकालते हैं, त्वरण निकालते हैं, रेखीय वेग, रेखीय विस्थापन, है ना, रेखीय वेग, रेखीय विस्थापन, रेखीय त्वरण निकालते हैं। तो उस वस्तु को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, बिंदु वस्तु मान लेते हैं। लेकिन यहां पर अब बिंदु वस्तु वाली बात ही नहीं है ना, यहां पर तो सीधा सीधा एक पिंड है हमारे सामने, तो उस पिंड का विस्थापन हमें निकालना पड़ेगा, उस पिंड का हमें वेग निकालना पड़ेगा, त्वरण। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि और घूर्णी गति में यह जरूरी नहीं कि वस्तु का घूर्णन अक्ष फिक्स हो। ठीक है, यह जरूरी बिल्कुल नहीं कि वस्तु का जब घूर्णन अक्ष फिक्स है तभी वो घूर्णी गति करेगा। जैसे लड्डू हो गया, है ना, लड्डू को अपन क्या करते हैं, रस्सी बांध करके उसको जब फेंका जाता है तो वह एक पॉइंट पर, है ना, वह एक पॉइंट पर क्या करने लगती है, वह एक पॉइंट पर ऐसे घूमने लगती है लड्डू जो है ना। तो वह अपना एक्सिस खुद, अपना पॉइंट खुद वो फिक्स कर लेती है। ठीक इसी प्रकार जैसे पेन है ना, मार्कर है, इसको अपन क्या करें, साइड से, कभी कभी अपन देखते हैं क्लासरूम में बैठे रहते हैं, तो इसको साइड से जब हम ऐसे पुश करते हैं, इसको धक्का देते हैं, तो ये ऐसे मूव करने लगती है। ठीक है, ऐसे मूव करने लगती है अपने द्रव्यमान केंद्र के परिता, अपने द्रव्यमान केंद्र की परिता ऐसे ही घूमने लगती है। तो अपना एक्सिस पॉइंट ये खुद नोट कर लेती है, खुद ये अपना एक्सिस पॉइंट बना लेती है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं कि घूर्णन अक्ष फिक्स ही हो, है ना। तो हम वहां पे बात कर रहे थे रेखीय
रेखीय वेग की, सॉरी रेखीय पहले विस्थापन लिख लें, रेखीय विस्थापन की, रेखीय वेग की, ठीक है, रेखीय त्वरण, इसमें हम बात कर रहे थे बल की, ठीक है, और हम बात कर रहे थे किसकी, इसमें हम रेखीय में हम द्रव्यमान को नोट करते हैं, ठीक है, इसमें द्रव्यमान देखा जाता है और संवेग, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कोणीय, क्योंकि जब घूर्णी गति होगी तो एंगल बनाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना, एंगल बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने फिक्स कर दिया इसे इस पॉइंट पे और ये ऐसे पहुंच गई यहाँ, ठीक, तो इसका रेखीय विस्थापन होगा, ठीक है, रेखीय विस्थापन हमने मान लिया ऐसे, ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसका ऐसे, और इसका कुछ ना कुछ एंगुलर विस्थापन होगा ना, ऐसे, इसको यहीं से आना है, तो इसका एंगुलर विस्थापन हो गया थीटा, ठीक है। तो रेखीय विस्थापन कितना है एस, लेकिन कोणीय विस्थापन कितना है थीटा, है ना। तो रेखीय विस्थापन एस है, और यहाँ पे अपन यहाँ पे बात करेंगे कोण की, क्योंकि अपन घूर्णन गति पढ़ेंगे तो उसमें एंगल बनेगा, कोण बनेगा, तो यहाँ पे सारी चीजें कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय, यहाँ बल की जगह पे बलाघूर्ण आ जाएगा, है ना, और द्रव्यमान की जगह पे यहाँ आ जाएगा जड़त्वाघूर्ण, संवेग की जगह पे आ जाएगा कोणीय संवेग, ठीक है। तो रेखीय विस्थापन को अपन किससे लिखते थे, एस से, यहाँ कोणीय विस्थापन को लिखेंगे अपन थीटा से, रेखीय वेग को लिखते थे वी से, ठीक है, स्मॉल वी से, और यहाँ पर लिखेंगे कोणीय विस्थापन को ओमेगा से, रेखीय त्वरण हम लिखते थे ए से, और यहाँ लिखेंगे अपन अल्फा से, यहाँ पे बल को लिखते थे एफ से, यहाँ अपन बल की जगह पे पढ़ेंगे बल आघूर्ण, जिसको हम लिखेंगे टाउ से, बल आघूर्ण, है ना, जिसको अपन टॉर्क भी बोलते हैं। द्रव्यमान को यहाँ एम कंसीडर करते थे, यहाँ द्रव्यमान की जगह पे आएगा जड़त्व आघूर्ण आई, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको बोलेंगे जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। और संवेग पी था यहाँ पे कोणीय संवेग होगा एल, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो इनके सिंबल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको अपन को भी पढ़ना भी है। तो यहाँ पे कोणीय संवेग थीटा हो जाएगा, चूंकि इसको अपन ने पढ़ चुका है, कक्षा 9 से हमने पढ़ा है कि रेखीय विस्थापन ऐसे होता है, रेखीय वेग भी होता है, त्वरण ए होता है, बल एफ है, द्रव्यमान एम है, संवेग भी है। ये टर्म हमारे लिए नए हैं, है ना। तो इन टर्म को अपन को याद करना है, इसको अपन दिमाग में बिठा के रखना है कि कोणीय संवेग को थीटा से, कोणीय वेग को ओमेगा से, कोणीय त्वरण को अल्फा से, बलाघूर्ण को टाउ से, जड़त्वाघूर्ण को आई से, और कोणीय संवेग को एल से यहाँ पे अपन लिखेंगे, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात कर लें थोड़ी किस पर, अब बात कर लें पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर, ठीक है ना। द्रव्यमान केंद्र के बारे में जान लें। तो दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र उसके पूरे आकृति और पूरे आयतन में उसके द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है, ठीक है। जो दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र हम देखेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, तो वह उसके आकृति और पूरे आयतन में उसके द्रव्यमान के वितरण पर निर्भर करता है कि उसके आकृति और आयतन में द्रव्यमान किस प्रकार वितरित है। सामान्यतः द्रव्यमान केंद्र पिंड के अंदर स्थित होता है, ठीक है, आमतौर पर पिंड के अंदर ही स्थित होता है, ठीक। और किंतु यह आवश्यक नहीं कि द्रव्यमान केंद्र पिंड के अंदर ही स्थित हो, कुछ कंडीशन में, जैसे वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र वलय के केंद्र पर होता है जहां द्रव्यमान उपस्थित नहीं होता, है ना। तो जरूरी नहीं कि जब द्रव्यमान उपस्थित हो तो ही द्रव्यमान केंद्र बने, द्रव्यमान उपस्थित नहीं है तो भी द्रव्यमान केंद्र हो सकता है। जैसे वृत्तीय वलय हो गया, है ना, वृत्तीय वलय हो गया, वृत्तीय वलय चूंकि अंदर खोखला होता है, कुछ नहीं होता, द्रव्यमान नहीं होता, तो वहां पर उसके केंद्र पर ही द्रव्यमान केंद्र को कंसीडर माना जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अपन देखते हैं, जैसे एक समान छड़ बना लें, एक समान छड़, इसको अपन हटा देते हैं, ठीक। तो कुछ चीजें दिखा देते हैं, बाकी आप खुद से देख लेना। एक समान छड़ जो है, एक समान छड़ बना लें अपन, एक समान छड़, ठीक, छड़ बना लें एक समान ऐसे। तो इस छड़ का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, द्रव्यमान केंद्र इसका होगा छड़ के मध्य बिंदु पर, ठीक है, इसका मध्य बिंदु पर ऐसे कंसीडर करेंगे, इसके मध्य बिंदु पर होगा इसका द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। इस तरह वृत्तीय वलय देखें तो वृत्तीय वलय में द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, वलय के केंद्र पर, ठीक है, भले ही अंदर से वह खोखला है ऐसे,
यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र। और वृत्तीय चक्ति बना ले तो द्रव्यमान केंद्र पर हो जाएगा। यदि आयताकार है, समांतर चतुर्भुज के आकार का है, यदि आयताकार है या समांतर चतुर्भुज के आकार का है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज या आयताकार, आयताकार कोई दृढ़ पिंड है, ठीक है, ऐसे, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? इसके विकर्णों के कटान बिंदु पर, इसके विकर्णों के कटान बिंदु पर, यहां पर होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और त्रिभुजाकार पतली चादर ले लें, त्रिभुजाकार पतली चादर, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां बनेगा? इसके माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर। इसकी माध्यिका ये हो गई, एक माध्यिका ये हो गई, तीसरी माध्यिका ये हो गई, तो यहां पर बनेगा सेंटर ऑफ मास, है ना, ठीक है। इसी प्रकार देख सकते हैं बेलनाकार छड़ ले लें, बेलनाकार छड़, बेलनाकार छड़, ठीक है, बेलनाकार छड़ ऐसे ले लें, ठीक, बेलनाकार छड़, तो कहाँ पे होगा इसका द्रव्यमान केंद्र? इसके केंद्र पर, ठीक है, इसके केंद्र पर। बेलनाकार छड़ है तो बेलनाकार छड़ के अक्ष के मध्य बिंदु पर, ठीक है, अच्छा हाँ, इसके अक्ष के मध्य बिंदु पर होगा सेंटर ऑफ मास, ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से गोला है तो गोला उसके केंद्र पर होगा, शंकु है तो शंकु को आधार के केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर, आधार से कुल लंबाई की 1/4 दूरी पर, घनाभ है तो विकर्णों के कटान बिंदु पर, अर्धगोला है तो लंबवत अक्ष से केंद्र से 3/8 दूरी की त्रिज्या पर, खोखला शंकु है तो अक्ष पर आधार से h/3 ऊंचाई पर, है ना। तो कुछ चीजें हैं, इनको आप नोट करिएगा कि एक समान छड़ है तो एक समान छड़ के मध्य बिंदु पर, ठीक है, एक समान छड़ के मध्य बिंदु पर सेंटर ऑफ मास होगा, वृत्तीय वलय के केंद्र पर होगा, समांतर आयताकार है तो विकर्णों के कटान बिंदु पर, त्रिभुजाकार पतली चादर है तो माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर, बेलनाकार छड़ है तो उसके अक्ष के मध्य बिंदु पर सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र निहित होता है, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही, कल अपन देखेंगे बलाघूर्ण टार के बारे में, ठीक है, अगली क्लास में। धन्यवाद।